सिंक्रोनाइजेशन इज अ कीवर्ड। एक कीवर्ड है, जैसे हमारे स्टैटिक होता है कीवर्ड, ठीक है, पब्लिक, जो भी पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, हमारा प्रोटेक्टेड हो गया, फाइनल हो गया, जो जैसे कीवर्ड होते हैं ऐसे ही सिंक्रोनाइज एक क्या है, कीवर्ड है। इसका काम क्या होता है, इसका दो काम होते हैं। जैसे हम, एक होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाने के लिए और एक होता है सिंक्रोनाइज मेथड बनाने के लिए। मतलब क्या है, आप स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाते हो, स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए आप ब्लॉक बनाते हो ऐसे करके, ये ब्लॉक हो गया, ये इंस्टेंस ब्लॉक, इसके आगे आप स्टैटिक लिख देते हो, करेक्ट, तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है या ना। यस सर। तो हमको सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाना है तो हम इसकी जगह सिंक्रोनाइज लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक हो गया। ब्लॉक से क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है सिंक्रोनाइज मेथड। स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं, किसी मेथड को स्टैटिक मेथड कब बोलेंगे, इसमें स्टेट कीवर्ड लगा हो। ठीक है, तो उस मेथड के आगे हम स्टैटिक लगा देते हैं तो वो स्टैटिक मेथड हो जाता है। तो स्टैटिक मेथड की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि उसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वो क्लास टाइम पे लोड हो जाता है, बिना ऑब्जेक्ट की कॉल हो जाता है। ऐसे ही हम मेथड को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। कैसे, उस मेथड के जो डेफिनेशन है उसमें हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करेंगे तो मेथड सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो जैसे स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड बनाते हैं वैसे ही सिंक्रोनाइज ब्लॉक और सिंक्रोनाइज मेथड बनाते हैं। अब मेथड को सिंक्रोनाइज बनाने से या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बनाने से क्या बेनिफिट होते हैं वो मांगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन में, जावा सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से समझना। जावा सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स ऑन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की लॉकिंग और अनलॉकिंग पे काम करता है। पहली चीज, बिफोर एंटरिंग इनटू सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, बिफोर क्या कह रहा है, बिफोर एंटरिंग इनटू सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड, थ्रेड नीड टू गेट द लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या कह रहा है कि जैसे आपका जैसे आपकी कोई क्लास है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। एक नया पेज ले लेता हूं मैं, उसमें समझा पाऊंगा। यहाँ पे समझ लो, ठीक है। मान लिया कि एक हमारी ये है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें एक मेथड है m1। ये कैसा मेथड है, सिंक्रोनाइज मेथड है, नॉर्मल मेथड नहीं, सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज हमने क्यों बनाया, इसको इसलिए बनाया ताकि एक बार में एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर पाए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर मान लिया हमने इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और i प्लस प्लस, ठीक है। मतलब हम इसमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और इस मेथड को हमने बना दिया सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होंगी। देखो, एक सिंक्रोनाइज मेथड है, एक नॉर्मल मेथड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये m2 मेथड है, इसमें भी कुछ कोड लिखा होगा बट ये नॉर्मल मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। ऐसे स्टैटिक मेथड हो सकता है, स्टैटिक मेथड की बात आगे करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, T1 डॉट स्टार्ट किया हमने, T2 डॉट स्टार्ट कर दिया, T3 डॉट स्टार्ट कर दिया और T4 डॉट स्टार्ट कर दिया। चारों थ्रेड आए इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने आए। अब मान लिया M1 के पहले कोई और मेथड था, M3 था, तो ये भी नॉर्मल मेथड था, तो सारी थ्रेडों को जैसे लगा उन्हें एग्जीक्यूट किया। बट जब इस मेथड को एग्जीक्यूट करने आएंगी तो सारी एक साथ नहीं आ सकती, सारी एक साथ इसको काम नहीं कर सकती, सारे एक साथ इस 1 से लेकर 10 तक प्रिंट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगी कि जब मेथड सिंक्रोनाइज होता है तो एक कॉन्सेप्ट चलता है लॉक का, कि जो भी थ्रेड इन चारों में से जो भी थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड
अभी मेथड के ऊपर हमने मेथड को सिंक्रोनाइज बनाया। अगर मेथड की जगह ब्लॉक होता, ठीक है, मान लिया ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक भी है, ठीक है, इसके आगे हमने सिंक्रोनाइज लिख दिया। तो जब भी कोई भी थ्रेड किसी भी सिंक्रोनाइज मेथड या सिंक्रोनाइज ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहती है तो उसके पहले उसको इस पूरे ऑब्जेक्ट पे लॉक लेना पड़ता है, ठीक है। ये लॉक, मान लिया ये लॉक है। जो थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे लॉक लेगी उसी को एंट्री मिलेगी इस मेथड में एंटर करने की, और वही पहले इसको एग्जीक्यूट करेगी। ये वही एग्जांपल है कि यहाँ पे एक दरवाज़ा, एक रूम है, इसमें एक यहाँ पे दरवाज़ा है जिस पर लॉक लगा हुआ है, 100 लोगों का खाना रखा हुआ है, एक प्लेट रखी हुई है, 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं, खाना सब चाहते हैं, बट अंदर कौन जाएगा? जिसको इसके पास लॉक की चाबी है, जिसको लॉक है वही अंदर जाएगा और खाना खाएगा। तो ऐसे ही जो थ्रेड यहाँ पे पहले आ जाएगी और जिसको लॉक मिल जाएगा, लॉक के लिए सारी थ्रेडें हैं, किसको मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, बट जिसको भी मिलेगा, यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि किस व्यक्ति को लॉक मिले। 100 लोग खड़े हैं तो 100 में से छीना झपटी हो रही है और जिसके हाथ में लॉक आ गया वो बस लॉक लगा के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही 100 थ्रेडें यहाँ पे हैं, इस मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रही हैं, बट जिसको लॉक मिल गया वो अंदर चली जाएगी और अपना काम खत्म करके बाहर आएगी और लॉक को छोड़ देगी। जैसे ही लॉक को छोड़ेगी तो एक थ्रेड ने तो काम कर लिया, बाकी 99 भी में लगी हुई हैं, वो उनमें होड़ मचेगी। तो उनमें जो थ्रेड लॉक ले लेगी अब वो इसके अंदर जाएगी, वो अपना काम खत्म करेगी, वो लॉक छोड़ देगी। ऐसे ही ऐसे करके सारी थ्रेडें अपना काम करेंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जो लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है वो लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑब्जेक्ट पे होता है कि जिसको लॉक मिल गया वो ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेगी और उस ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? सर अपन लॉक को बनाएंगे, मतलब मेथड के नीचे लॉक बनाएंगे फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन हमने तो कर लॉक कहाँ दिया से ना, आएगा? ये जो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड है ये हैंडल करेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, जैसे जैसे आप ये बनना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जावा आनी चाहिए। ऐसे ही सिंक्रोनाइज अगर मेथड है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले आप ऑब्जेक्ट पे लॉक ले आओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे लॉक होता है, ठीक है, देखेंगे ऑब्जेक्ट पे लॉक होता है, बस मिला नहीं होता किसी को, वो अगर आपको लेना है तो वो थ्रेड को लेना पड़ेगा, ठीक। अब आगे क्या है? तो आगे प्रैक्टिकल कैसे होगा? हाँ, वो कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं आएंगी समझ में, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हेन सिंक्रोनाइज कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट, हाँ ठीक है, वो यही कह रहा है कि इट अनलॉक द ऑब्जेक्ट, जब सिंक्रोनाइजेशन कोड हमारा एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, पूरा जो सिंक्रोनाइजेशन कोड है, सिंक्रोनाइजेशन कोड हम किसको बोल रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन कोड हम बोलते हैं जो मेथड के अंदर लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर जो कोड लिखा हुआ है या सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड कोड, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड कोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इट अनलॉक दी ऑब्जेक्ट, तो ये थ्रेड जिसने ऑब्जेक्ट पे लॉक लिया था वो उसको रिलीज कर देगी। आफ्टर दैट अदर वेटिंग थ्रेड कैन गेट द लॉक, जब एक थ्रेड लॉक को रिलीज कर देगी, लॉक को छोड़ देगी, तब जो वेटिंग थ्रेड है उनमें से कोई दूसरी थ्रेड को लॉक मिल जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो आपका सिंक्रोनाइजेशन है वो काम करता है लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लॉक करना और अनलॉक करना। लॉक कब करता है? कि जब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर या सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर जाती है तो उसको पहले लॉक लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को लॉक ले लेती है और सिंक्रोनाइज कोड मतलब चाहे वो मेथड हो चाहे वो ब्लॉक, उसको एग्जीक्यूट करती है। और वो थ्रेड जब उस कोड को पूरा कंप्लीट कर लेती है, मतलब पूरे ब्लॉक को कंप्लीट कर ले या पूरे मेथड को कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो लॉक को छोड़ देती है। अब जब लॉक छूट जाता है तो जो दूसरी थ्रेड है जो वेट कर रही है उस लॉक का, उनमें से कोई भी थ्रेड लॉक ले सकती है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वी कैन यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड in two ways. One is to make a complete method synchronized and other way to create a synchronized block.
मतलब क्या कह रहे हैं हम, जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर लो, ठीक है, या जो मेथड है उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि मान लो 100 लाइन का मेथड है, अगर हमने सिंक्रोनाइज मेथड पर लगा दिया तो वो 100 लाइन का पूरा मेथड सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने उस मेथड के अंदर 100 लाइन में से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 2 लाइन है, ये 2 बाकी पूरा कोड है वो मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकती हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन एक बार में एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक मेथड है, ठीक है, एम, ये मैंने सिंक्रोनाइज नहीं बनाया और इसमें 100 लाइन का कोड है, और उसमें से सिर्फ मेरी 2 लाइन ऐसी हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम ना करें, एक बार में एक ही थ्रेड काम करें। तो अगर मैं पूरे को बनाता हूँ सिंक्रोनाइज मेथड और मैं सिर्फ इन 2 लाइनों को सिंक्रोनाइज बनाता हूँ, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? कौन सा फास्ट रहेगा? सर प्रोसेसर का रहेगा, किसका? तो परफॉर्म होगा ना वो थोड़ा स्लो होगा, एक हाई होगा। कौन सा स्लो होगा, कौन सा हाई होगा? सर जिसका ज्यादा होगा और वो स्लो होगा। कौन सा? जो मेथड सिंक्रोनाइज मेथड होगा वो स्लो होगा, और जो 2 लाइन पे अपन सिंक्रोनाइज वो लगा रहे हैं तो फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, मुझे सिर्फ इतना काम था कि भाई ये जो 2 लाइन का कोड है वो सिंक्रोनाइज रहे, पूरा मेथड ना रहे। अगर पूरा मेथड कर देता और मान लो कि 100 थ्रेड हैं तो यहाँ 100 थ्रेडों को यहाँ वेट करना पड़ता, ठीक है, वेट यहाँ पे करना पड़ता। और अगर मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा दिया तो यहाँ वेट नहीं करेंगी, 100 थ्रेड यहाँ वेट करेंगी। इतना ऊपर का काम और बाकी बचा हुआ काम सारी थ्रेडें एक साथ कर सकती हैं, ठीक है। बाकी ये जो जो सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में कोड है उसके लिए थ्रेडों को वेट करना पड़ेगा, उसको हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल से समझे कि मान लिया ये छत है, यहाँ पे बफर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, खाने का, ठीक है, और क्या है, और यहाँ पे ग्राउंड में लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि लोगों को यहाँ जो यहाँ पे है यहाँ से करके बोला जाए कि आप यहाँ से आराम से जाओ, यहाँ पे रोका जाए, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना रोका जाए कि भाई अभी ऊपर जगह नहीं है, आप यहाँ पर रुक जाओ। एक तरीका है कि यहीं पर रोक दिया जाए, बाहर ग्राउंड में ही नहीं आने दिया जाए कि भाई यहाँ पे रुको बाहर। तो किस में जल्दी है, किस में जल्दी खाना खाएंगे लोग? ग्राउंड में जाएंगे वो जल्दी खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे, ग्राउंड के हाँ, बाहर रुक जाएंगे वो धीरे खाना। क्योंकि उनको फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, पहले ही यहाँ पे तो आ ही चुके हैं सारे, यहाँ पे अगर ले आओगे। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो हर्डल है वो सिर्फ ये है कि सीढ़ियों का मेन हर्डल है कि अगर सीढ़ियाँ ना हो तो यहाँ पे तो स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ से जा सकते हैं, बट सीढ़ियों पे एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही मेन चीज़ है जो कोड लाइन का है वो 2 लाइन का है, जो क्रिटिकल कोड का है। क्रिटिकल का मतलब जो इम्पोर्टेंट कोड है कि उसको वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा जब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमको सिर्फ उतना ही कोड है सिंक्रोनाइज करना है जो काम का है, तो हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए, मेथड का नहीं, ठीक है। तो 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, पूरे के पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना लें और ब्लॉक बना लें। ब्लॉक बनाने से होता है कि छोटा पार्ट भी हम थ्रेड से कर सकते हैं, मेथड पे कर दिया तो पूरा का पूरा मेथड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ मेथड इज सिंक्रोनाइज इट लॉक द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख ये बात याद रखना क्या कह रहे हैं, व्हेन अ मेथड इज सिंक्रोनाइज इट लॉक द ऑब्जेक्ट। एक क्लास है, ध्यान देना, क्लास ए है, इसमें एक सिंक्रोनाइज मेथड है m1, ठीक है, और एक स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड है m2, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेथड सिंक्रोनाइज्ड है तो जो थ्रेड होगी वो किस पे लॉक लेगी? जैसे अब जो एक क्लास है, एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं a1 और a2,
ठीक है। तो अगर मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, ओनली सिंक्रोनाइज्ड है और T1 थ्रेड ने इसको एग्जीक्यूट करना चाहती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे लॉक मिलेगा। किस पे? अगर मान लो A1 की थ्रेड है, A1 ऑब्जेक्ट की थ्रेड है, तो सिर्फ A1 पे ही लॉक मिलेगा इसको, ठीक है। A2 की थ्रेड है तो A2 के ही ऑब्जेक्ट पे लॉक मिलेगा। अगर मेथड स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड है तो इट लॉक द क्लास, तो ये क्लास को लॉक कर देती है। अगर मेथड स्टैटिक है तो जो लॉक होगा वो क्लास लेवल का लॉक होगा। क्लास लेवल का लॉक से मतलब है कि अगर उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट हैं तो 100 के 100 ऑब्जेक्ट लॉक्ड हो जाएंगे उस थ्रेड के लिए, मतलब अदर थ्रेडों के लिए। अदर थ्रेड भी उसमें अदर ऑब्जेक्टों में भी एंटर नहीं कर पाएंगे। रुको और समझाता हूँ। सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू यूज़, बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बाद में। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू यूज़ सिंक्रोनाइज ब्लॉक टू लॉक द ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द मेथड, ठीक है। ये बात तो ये हमें समझ में आती है कि हमेशा सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए ताकि हम स्मॉल पार्ट को ब्लॉक कर सकें। अब बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि मेथड को लॉक, सिंक्रोनाइज मेथड से ऑब्जेक्ट लॉक होता है और स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड से पूरी की पूरी क्लास लॉक होती है। पूरी की पूरी क्लास से मतलब ये है, यहीं चलते हैं यहाँ कि अभी मान लिया हमने ये कोई क्लास है, इसका सिंक्रोनाइज M1 मेथड है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है सिंक्रोनाइज M2, बट ये स्टैटिक है, ठीक है। अब इसी क्लास में अब क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बनाए मान लिया हमने, A1 और A2, ठीक है। तो इसमें M1 मेथड होगा और M2 मेथड होगा। इस ऑब्जेक्ट में भी होगा क्योंकि क्लास है, क्लास के कई सारे हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट A1 A2। अब चूंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है और स्टैटिक है और ये भी सिंक्रोनाइज और स्टैटिक है। अब मान लिया कोई थ्रेड है T1 और T2 हमने चालू करी, T1 और T2। तो T1 थ्रेड अगर इसको एग्जीक्यूट कर रही है, ध्यान देना, T1 थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रही है किसके, A1 ऑब्जेक्ट के M1 मेथड को, जो कि सिंक्रोनाइज्ड अकेला है, सिंक्रोनाइज्ड अकेला है। तो T2 जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है या नहीं कर सकती, पहले ये बताओ हर्ष। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात। बट क्या T2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है या नहीं? कर सकती है सर, कर सकती क्योंकि है। ये तो अभी क्यों कर सकती है? T1 तो M1 को एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो तो खाली है ना, तो उसको कर सकती है जब। और कोई अच्छा आंसर देना चाहेगा? T1 इसके सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट कर पा रही है, T2 इसको नहीं कर पा रही है, लेकिन T2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके मेथड को एग्जीक्यूट कर पा रहा है जो सिंक्रोनाइज्ड है। कोई और आंसर करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? दीपा, मुकेश, उत्तम, पता है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो, ओके। देखो हर्ष, क्या इस T1 ने किस पे लॉक लिया है, A1 पे, क्योंकि सिंक्रोनाइज मेथड में अंदर गई तो इस A1 ऑब्जेक्ट पे लॉक लिया इसने, T1 ने, ठीक है। तो जब इसने लॉक ले रखा है तो ये तो एंटर कर नहीं सकता क्योंकि लॉक इसके पास है, T1 के पास। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है A2, इसका लॉक तो नहीं है T1 के पास, नहीं है सर। तो T2 इसको एग्जीक्यूट कर सकती है क्योंकि इसका लॉक इसने ले लिया। इसको एग्जीक्यूट करने आई, इसने देखा लॉक है, अवेलेबल है, क्योंकि लॉक किसी ने नहीं लिया। तो T2 इस वजह से कर पा रही है क्योंकि इसका लॉक, इस ऑब्जेक्ट का लॉक किसी ने नहीं लिया।
ठीक है, यस सर। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जब भी सिंक्रोनाइज मेथड को कोई थ्रेड एग्जीक्यूट करती है तो वो किस पे लॉक लेती है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि T1 है, ये T1 जो है वो A1 के ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रही है, सिंक्रोनाइज मेथड को, तो वो A1 पे लॉक लेगी। ठीक है, T2 ने इस पे लॉक ले लिया। अब अगर T1 चाहे कि इसको एग्जीक्यूट कर ले, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी T1। क्यों? क्योंकि इसका लॉक किसके पास है? T2 के पास। ठीक है, किसको नहीं कर पाएगी सर, एक बार बताएं दोबारा। T1, क्योंकि इसका लॉक मान लिया T2 ने ले लिया, T2 एग्जीक्यूट कर रही है इसको। अब T1 सोचे कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, तो कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्योंकि लॉक नहीं है उसके पास। ठीक है, यहाँ तक बात सही समझ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस पर कि स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड। ठीक है, तो अब वही चीज करते हैं, अलग बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगा था। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ स्टैटिक सिंक्रोनाइज M2 ले रहे हैं। ठीक है, इसके केस में क्या होगा? स्टैटिक सिंक्रोनाइज M2। अच्छा, T1 और T2 दो थ्रेड है, T2 इसको एग्जीक्यूट कर रही है M2 को, तो क्या जो T2 है वो इस M2 को एग्जीक्यूट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी सर। क्यों? जो लॉक तो इसके पास है T1 के पास में, और क्लास लेवल लॉक रहता है, वो एक ही रहेगा पूरी क्लास में। A1 और A2, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। T1 ने किसका लॉक लिया? क्लास का सर, क्लास का लेगी ना। हाँ, देखो मैं यही समझाना है, देखो समझ में आ गई। क्लास जब स्टैटिक होता है सिंक्रोनाइज मेथड, तो जो लॉक लगता है वो क्लास लेवल का लॉक लगता है। क्लास लेवल के लॉक से मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो जिस थ्रेड ने किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लॉक ले लिया, तो समझो उसने सारे ऑब्जेक्ट का लॉक ले लिया, क्योंकि ये लॉक कैसा है? क्लास लेवल का। क्लास लेवल से क्या समझते हैं कि कोई अगर मेथड है या कोई वेरिएबल है, अगर वो स्टैटिक है तो हम क्या कहते हैं? वो क्लास लेवल का वेरिएबल है, कि क्लास में कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब स्टैटिक मेथड पर लॉक मिलता है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड पर लॉक मिलता है, तो वो कैसा होता है? क्लास लेवल का। मतलब अगर उसने लॉक लिया है तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टों पर लॉक ले लेगा। एक तरह से ये समझ लो कि आप दूसरी थ्रेड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल नहीं कर सकती। आई होप समझ में आया होगा। सर इसमें ये सिंक्रोनाइज मेथड को कर सकती है क्या कॉल, हाँ मतलब एक हाँ स्टैटिक सिंक्रोनाइज को कर हाँ रही है, जी, दूसरी कर सकती हाँ जी। नॉर्मल सिंक्रोनाइज मेथड होगा ना, ओनली है? सिंक्रोनाइज, उसको कर सकती है। ओके। ये हम पढ़ेंगे आगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आगे है कुछ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो क्लास लेवल लॉक क्या होता है और ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है। तो जब मेथड सिंक्रोनाइज अकेला होता है तो ऑब्जेक्ट पे लॉक मिलता है, और जब मेथड स्टैटिक और सिंक्रोनाइज होता है तो उस थ्रेड को पूरी क्लास लेवल का लॉक मिलता है। ठीक है, हर्ष, किसी को कोई कंफ्यूजन? यस। आगे बढ़े? नो सर, नो। ओके, यस। देखो नेक्स्ट क्या है? सर वाइल क्या? ऐसा ये क्लास पे ऐसा लॉक हो गया, तो अभी T2 उसको नहीं कर पाएगी ना, दूसरे को नहीं एग्जीक्यूट? नहीं, नहीं। दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं कर पाई, सारे ऑब्जेक्टों पे उसको लॉक मिल गया। क्लास लेवल का लॉक का मतलब यही होता है कि सारे क्लास मतलब सारे ऑब्जेक्टों पे। जैसे कोई अगर हम स्टैटिक जो वेरिएबल बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो क्लास लेवल के वेरिएबल, मतलब हमको उसको क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाइल क्रिएटिंग सिंक्रोनाइज ब्लॉक, जब हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक को क्रिएट करेंगे या क्रिएट करते वक्त वी नीड टू प्रोवाइड ऑब्जेक्ट और क्लास ऑन विच वी वांट टू लॉक। ठीक है, जब हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक, देखो मेथड बनाएंगे तो मेथड में हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं होती, बट जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाते हैं तो हमको पास करना पड़ता है कि हम किस ऑब्जेक्ट पे या किस क्लास पे ऑब्जेक्ट लॉक ले रहे हैं। करंट ऑब्जेक्ट पे ले रहे हैं या कोई हम जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो कौन से ऑब्जेक्ट पे हम लॉक लेना चाह रहे हैं?
जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, ये और आगे और क्लियर हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइज जब ब्लॉक बनाते हैं तो हमको उसमें पास करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हम लॉक जो ले रहे हैं वो किस पे ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइज एक चीज और बता दीजिए, जैसे दो चीज है, सिंक्रोनाइज आवाज मेथड है और सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, तो उसमें हाँ। पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? जैसे पहले, हेलो, वो तो आवाज आ रही सर? ऊपर से नीचे। ओके, नहीं पहले मतलब ऐसा होता था ना कि वो स्टैटिक का ब्लॉक्स कॉन्सेप्ट है। पहले ना एग्जीक्यूट होते थे। वो स्टैटिक वाला काम है, स्टैटिक और इंस्टेंस। स्टैटिक देखो, स्टैटिक वो क्लास की बात होती थी, और जो इंस्टेंस होता था वो ऑब्जेक्ट की वजह से होता था, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर तो जैसे लिखा होगा वैसे होगा, ओके सर, ओके। ठीक है। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्मेंस इज वेरी लो, सो इट इज शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। मतलब जब हम सिंक्रोनाइजेशन लगाते हैं तो परफॉर्मेंस तो लो होती ही है, ठीक है। जब हम सिंक्रोनाइज का यूज़ करेंगे तो सारे थ्रेड एक साथ काम नहीं कर पाएंगी, वेट कर करके करना पड़ेगा। तो इसको तभी यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरत है, ठीक है। नहीं है ज़रूरत तो यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक कैन बी ऑकर। डेडलॉक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की वजह से डेडलॉक आ सकता है। अब डेडलॉक मैं वैसे बता देता हूँ आपको नॉर्मली क्या होता है डेडलॉक। कि डेडलॉक सिंपल सी बात है, ये हर्ष है, ये मुकेश है। हर्ष ने मुकेश को दिए पैसे, ठीक है, और मुकेश ने हर्ष को दिया मोबाइल, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की चीज़ को नहीं लौटा रहे। अब इसको चाहिए इससे पैसे, और इसको चाहिए इससे मोबाइल, ठीक है। तो ऐसे ही थ्रेड में क्या होता है कि जैसे एक ये थ्रेड है, ये एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट ये है, ये T1 थ्रेड है, ये T2 थ्रेड है। T1 थ्रेड अपना काम कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, बट यहाँ पे जो काम है उसको पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए इस थ्रेड को इसकी भी ज़रूरत है। इसकी यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ उसकी ज़रूरत है कि T1 जब अपना काम कर रही है तो इसको इसकी ज़रूरत है, और T1 जो है वो यहाँ पे अपना काम कर रही है, और जो T2 को अपना काम खत्म करने के लिए यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो T1 ने इससे मांगा कि भाई मुझे थोड़ा अपना काम खत्म करना है, तू क्या लॉक मुझे दे सकती है अपना, मुझे यहाँ से कुछ लेना है। और T1 ने इसको बोला T2 को कि यार मुझे भी काम खत्म करना है, क्या तू अपना लॉक दे सकती है मुझे थोड़ी देर के लिए। तो ना तो T2 बोल रही पहले तू दे दे मुझे लॉक, पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ। ऐसे T1 बोल रही है यार पहले तू मुझे अपना लॉक दे दे, मैं अपना काम खत्म कर लूँ तो बाद में ले लियो। तो दोनों के काम एक दूसरे पे अटके हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे का लॉक छोड़ना नहीं चाह रही है थ्रेड। तो इसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। काम दोनों हो सकते हैं बट ना तो वो छोड़ना चाह रही अपना लॉक, ना ये वाली थ्रेड छोड़ना चाह रही, और इसका काम उस पर अटका हुआ है और इसका काम उस पर अटका हुआ है, इसलिए दोनों का काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक। आई बात समझ में? यस। ठीक है। तो ये हम देखेंगे डेडलॉक कैसे बनता है। तो डेडलॉक पूछा जाता है, तो डेडलॉक मतलब ये होता है कि कोई थ्रेड है किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है और दूसरे ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए। सेम टाइम दूसरी थ्रेड है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है और उसको पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लॉक चाहिए। तो वो इससे लॉक मांगेगी अपना काम खत्म करने के लिए, और ये वाली थ्रेड उससे लॉक मांगेगी अपना काम खत्म करने के लिए। बट ना तो ये वाली थ्रेड उसको अपना लॉक देगी, ना ये वाली थ्रेड उसको अपना लॉक देगी। इस वजह से ये कंडीशन बन जाएगी डेडलॉक की, कि ना तो इसका काम पूरा होगा ना उसका काम पूरा होगा, और ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी। तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, डेडलॉक आ सकता है, चांस होते हैं डेडलॉक आने के। क्यों होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
जावा सिंक्रोनाइज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर एंड वेरिएबल्स। हम वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। द मोमेंट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन क्रिएटेड येट, विच मीन्स देयर इज नो लॉक टू सिंक्रोनाइजेशन ऑन, दैट्स व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि कंस्ट्रक्टर पे और वेरिएबल पे, जब हम क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं ना, अब मेथड के आगे तो सिंक्रोनाइज लिख सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर के आगे सिंक्रोनाइज नहीं लिख सकते। पॉइंट ये है। अब उसका ये है क्यों नहीं लिख सकते, उसका आंसर क्या है, जो सिंक्रोनाइजेशन है वो किस पे काम करता है, लॉक पे। सिंक्रोनाइजेशन काम करता है लॉक पे, और लॉक किस पे लगता है, ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर अभी कॉल हुआ ही नहीं है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ नहीं है या कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम उसको सिंक्रोनाइज लगा रहे हैं, हम उस पर लॉक चाह रहे हैं। तो जब जो चीज़ है ही नहीं उस पर कुछ चीज़ चाहना, ये प्रोहिबिटेड है, गलत है। इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर पर लॉ सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, सर इसको एक बार और बता दीजिए दोबारा से। सिंपल सी चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर और वेरिएबल पे हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं लगा सकते। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर वो पूछता है क्यों नहीं लगा सकते, तो उसका आंसर है सिंक्रोनाइज जो काम है, सिंक्रोनाइज का काम क्या होता है, सिंक्रोनाइज काम किस पे करता है, लॉक पे, लॉकिंग पे करता है, लॉक और अनलॉक करने पे काम करता है सिंक्रोनाइज, हाँ या ना? यस सर। और लॉक किस पे लगाते हो, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे ही लगता है लॉक। यस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है और हम उस पर सिंक्रोनाइज लगा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है। कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होता है, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और हमने सिंक्रोनाइज लगा दिया, तो कंस्ट्रक्टर तो लॉक ढूंढेगा। लॉक मिलेगा कहाँ से, तो लॉक तो तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बाद में बनेगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, वो लॉक ढूंढेगा अगर हमने सिंक्रोनाइज लगाया है, और लॉक मिलेगा नहीं क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट बना नहीं है। जब पूरा कंस्ट्रक्टर बन जाए, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वजह से हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो सर वो अपन जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं पीछे उसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले मतलब एग्जीक्यूट होता है हाँ इंटरनल। हाँ, पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर से ही ऑब्जेक्ट बनता है। वो ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है, कंस्ट्रक्टर के हम वेरिएबल, ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर के हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो वही है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें जो वेरिएबल डिफाइन है वो इनिशियलाइज होंगे। ठीक, वो हम पढ़ चुके हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट का, इफ़ यू मेक एनी स्टैटिक मेथड एज सिंक्रोनाइज द लॉक विल बी ऑन द क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा मेथड स्टैटिक और सिंक्रोनाइज्ड है तो लॉक जो मिलेगा हमको वो क्लास लेवल का लॉक मिलेगा, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट पर लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, दो तरीके के सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में भी दो तरीके के होते हैं, क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में तीन आते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मेथड, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन मेथड ही बोलते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन का, या सिंक्रोनाइजेशन जो अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आगे देखेंगे। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सिंक्रोनाइजेशन की कहानी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या काम करता है।